बात करते हैं जलवायु परिवर्तन का, क्लाइमेट चेंज का। इसमें जो सवाल बनता है हम वो क्लियर करते हैं। तो जैसे कि देखिए जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण क्या हैं? ये सबसे पहले सवाल बनता है। तो इसका सवाल है कि ग्रीन हाउस गैस के कारण बढ़ता है, ओज़ोन परत का क्षरण होने के कारण होता है तथा प्रदूषण होने के कारण ये सब होते हैं जलवायु परिवर्तन। मतलब क्लाइमेट चेंज होते हैं। अब ये तो हम समझ गए। अगर और बात करें कि ठीक है ग्रीन हाउस गैसों की जो है संकल्पना, ठीक है? संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी? तो जीएचजी का मतलब बताइए कि ये कौन बताया था? कौन प्रस्तुत किया था? ग्रीन हाउस गैस को ही जीएचजी बोलते हैं। तो जोसेफ याद रखिएगा, जी से जोसेफ याद रखिएगा और ग्रीन हाउस का भी वही होगा जी से जी। जी से ग्रीन, जी से जोसेफ। याद रखिएगा जोसेफ फोरियर ने किया था, प्रस्तुति दिया था ग्रीन हाउस गैस को, बताया था। किसी गैस का अगर पूछे वैश्विक तापन विभव जो होता है मतलब ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, जिसे GWP बोलते हैं, किन बातों पर निर्भर करता है? तो उस गैसों के अणुओं की दक्षता एवं उस गैस के वायुमंडलीय जीवन काल पर जो है निर्भर करता है। तो GWP अगर पूछे ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, पोटेंशियल बोलते हैं। ये इसी को बोला जाता है वैश्विक तापमान विभव। समझ गए? वैश्विक तापन विभव। तो ये वायुमंडल के जीवन काल पर ही निर्भर करता है, ऐसे ध्यान रखिएगा। अगर पूछे कि प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली वह ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जो सर्वाधिक ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती है, तो हम जानते हैं वाटर वेपर होता है, जलवाष्प होता है। जलवाष्प जो होता है वही सर्वाधिक ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करती है। तो प्राकृतिक रूप में पाई जाने वाली अगर ग्रीन हाउस गैस पूछे कौन सी है, तो जलवाष्प है। अगर मैं बात करूं कि वर्ष 2015 के पेरिस समझौते में जो है ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को जो है सीमित करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्रीन हाउस गैस को जीएचजी को क्या किया गया है? उत्सर्जन करने की बात कही गई थी, सीमित करने का लक्ष्य रखा गया था। ठीक है? और ये भी पेरिस समझौता में, कब? 2015 में। इसके अंतर्गत क्या हुआ? पेरिस समझौता के अंतर्गत कि यह लक्ष्य है कि 21वीं शताब्दी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान में वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर से जो है 2 डिग्री सेल्सियस या यदि संभव हो सके तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना होने पाए। मतलब 2 डिग्री सेल्सियस तो ठीक है, और अगर संभव हो तो 1.5 डिग्री सेल्सियस से अधिक ना हो। 2 डिग्री लक्ष्य है और 1.5 ना हो तो ज़्यादा अच्छा रहे, यहाँ तक हो जाए तो काफ़ी है। ठीक है? ये ध्यान रखना है, 1.5 से अधिक ना हो। क्योटो प्रोटोकॉल किस वर्ष से प्रभावी हुआ? तो हम बताएंगे वर्ष 2005 से प्रभावी हो गया था। क्योटो प्रोटोकॉल अगर पूछे कब आया था, किस वर्ष? 2005 में आया था। वह सर्वाधिक भंगुर पारिस्थितिकी तंत्र जो इकोसिस्टम बोलते हैं, कौन सा है जो वैश्विक क्या है? वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावित होगा? तो हम बताएंगे आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिमा चादर जो है प्रभावित होगा। तो हिम जो होता है, बर्फ का चादर जो होता है वो ज़्यादा प्रभावित होगा, वो भी आर्कटिक का और ग्रीनलैंड का। समझ गए? भंगुर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? तो आर्कटिक और ग्रीनलैंड हिम चादर है। तापमान द्वारा अगर सबसे पहले प्रभावित अगर होना है तो इसी के कारण होगा। चलिए, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से वायुमंडल का तापमान क्यों बढ़ता है? तो हम जानते हैं क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो सौर विकिरण को क्या करती है? अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड होता है। चलिए, ये बात हो गई। अगर मैं बात करूं कि मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत कौन से हैं? तो आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स होते हैं। हाइड्रेट्स होते हैं, याद रखिएगा। तो आर्द्रभूमि, समुद्र और हाइड्रेट्स होते हैं, ये ध्यान रखना होगा। मीथेन गैस के उत्सर्जन के प्रमुख प्राकृतिक स्रोत से होते हैं। अगर पूछे कि ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल का विकास जो है किसके द्वारा किया गया है? तो हम बताएंगे वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा, मतलब WRI, मतलब वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट द्वारा, और वर्ल्ड बिजनेस काउंसिलिंग ऑन क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मतलब WBCSW। W से होता है वर्ल्ड, B से होता है बिजनेस, C से होता है काउंसिल, ऑन हो गया, S से होगा सस्टेनेबल, और
डी से होगा डेवलपमेंट। तो याद रखिए इसी के द्वारा किया जाता है ग्रीन हाउस गैस का प्रोटोकॉल का विकास। समझ गए, यही ध्यान रखना होगा। अगर मैं बात करूँ और देखिए यहाँ पे बढ़िया से साफ साफ लिखा हुआ है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सुनिए, विश्व के तापमान पर आंकड़े प्राप्त करने के लिए वैश्विक वायुमंडल निगरानी स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए हैं? तो हम बताएंगे अल्जीरिया, ब्राजील और केन्या में किया गया है। जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतक किससे प्राप्त किया जाता है? तो हम बताएंगे आइस कोर से। आइस कोर से हम लोग प्राप्त करते हैं। तो जलवायु जो क्लाइमेट परिवर्तन होते हैं, चेंज होते हैं, वो क्रायोजेनिक संकेतक होते हैं। और कैसे प्राप्त करेंगे? तो आइस कोर से हम लोग पता जो है जो भी संकेतक होते हैं वो हम पता कर सकते हैं। ठीक है, अगर मतलब जो अनुभव हो रहा है। अगर पूछे हिम तत्व, जिसे आइस कोर बोलते हैं, आइस कोर को ही हिम तत्व बोलते हैं। तो हिम तत्व आइस कोर किसी ग्लेशियर या बर्फ की चादर, जिसे हिम चादर भी बोला जाता है, जिसे आइस शीट बोलिए या हिम चादर बोल दीजिए, को छेद कर प्राप्त किया गया एक बेलनाकार नमूना होता है। क्या होता है? बेलनाकार नमूना होता है। कई मूवी में इसका इस्तेमाल देखे होंगे आप। भूटान एक कार्बनिक निगेटिव देश है। निगेटिव देश है कौन? भूटान। याद रखिए निगेटिव है मतलब इसमें पॉजिटिव है ही नहीं है, मतलब कोई प्लस वाली काम नहीं है, गलत वाली है। क्या बताएं? 6 मिलियन टन जो है कार्बन अवशोषित करती है। क्या करती है? कार्बन अवशोषित करती है। अगर मैं बात करूं कि वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में कौन सी पद्धतियां मृदा में कार्बन संग्रहण में सहायक है, तो हम बताएंगे समुच्च बांध या अनुपद सस्यन एवं शून्य जुताई के रूप में हम जानते हैं। अब बात करते हैं हम लोग कि किस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हरित जलवायु कोष, जिसे हम ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलते हैं, शॉर्ट में GCF बोलते हैं। जी माने होता है ग्रीन, सी माने होता है क्लाइमेट, F माने होता है फंड। तो बताइए कि GCF के गठन का प्रावधान जो है किया गया था। तो कब किया गया था? पता है? वर्ष 2010 में किया गया था। अब वर्ष 2010 में कहाँ? मैक्सिको में किया गया था। अब ये मैक्सिको में किया गया था। उस सम्मेलन का नाम जो दिया गया है, गठन का नाम, वो है कानकून सम्मेलन। क्या है? कानकून सम्मेलन, जो कि मैक्सिको में किया गया है वर्ष 2010 में। किसका? तो हरित जलवायु कोष का प्रावधान किया गया है, गठन किया गया है। कौन से सम्मेलन में? कानकून सम्मेलन में। अगर बात करें हरित जलवायु कोष, जिसे ग्रीन क्लाइमेट फंड बोलते हैं, जिसे GCF शॉर्ट में बोलते हैं, हर ढंग से बोल रहा हूं कि गठन का क्या उद्देश्य था? कारण तो बताइए, उद्देश्य तो बताइए क्या था? उद्देश्य ये था कि विकासशील जो देश हैं, विकसित देश नहीं, विकासशील देश, जैसे हमारा भारत विकासशील देश है, क्लाइमेट जो है, क्लाइमेट चेंज का जो है सामना करने हेतु अनुकूल और न्यूनीकरण पद्धतियों में सहायता करता है। मान लीजिए हम लोग जलवायु परिवर्तन को सामना करते हैं ना जी, विकासशील देश में बहुत सारे ऐसे विकासशील देश हैं जो कि सामना करते हैं क्लाइमेट चेंज का, जिसे हम न्यूनीकरण पद्धति बोलते हैं। ये तो क्लियर। अगर मैं बात करूं और कि यदि किसी महासागर का पादप, ठीक है, पलवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए, तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। क्या पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। समझ में आया? तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर एवं महासागर की खाद्य श्रृंखला पर इसका क्या पड़ेगा? प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये तो प्रथम विश्व जलवायु सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो हम बताएंगे जिनेवा में किया गया था। जिनेवा में किया गया था मतलब स्विट्जरलैंड में किया गया था, जो कि वर्ष 1979 में किया गया था। तो 1979 में क्या किया गया? जिनेवा मतलब स्विट्जरलैंड के जिनेवा में ये किया गया था। क्या किया गया था? प्रथम जलवायु सम्मेलन किया गया था। कब हुआ था? 1979 में। कहाँ हुआ था? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में हुआ था। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ने जा रहे हैं कि कौन सी घटनाएं जो है वैश्विक तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को दर्शाती है। तो हम बताएंगे हिमानी का पिघलना, मतलब हिम का पिघलना, हिमानी यहाँ पे लिख दिया है, हिम का पिघलना, सागरीय तल में उत्थान होना, ठीक है, मौसमी दशाओं में परिवर्तन होना,
वैश्विक तापमान में वृद्धि आना आदि जो है ये सब जो है ग्लोबल वार्मिंग का घटना का दर्शाता है। वैश्विक तापमान को ही ग्लोबल वार्मिंग बोलते हैं, ये हम जानते हैं। इसके कारण क्या होता है कि एल्पाइन ग्लेशियर के पिघलने से जो है किन दो देशों को अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा फिर से निर्धारित करनी पड़ेगी, तो इटली तथा स्विट्जरलैंड को निर्धारित करनी पड़ेगा। ऊर्जा की बचत कर पृथ्वी को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष मार्च के अंतिम शनिवार को पृथ्वी काल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? अर्थ आवर मनाया जाता है, पृथ्वी काल मनाया जाता है। तो अंतिम शनिवार को, वर्ष के मार्च के अंतिम शनिवार को ही पृथ्वी काल मनाते हैं हम लोग। इस समय 1 घंटा मतलब 1 घंटे के लिए बत्तियां बुझाई जाती है। क्या बुझाई जाती है? बत्तियां बुझाई जाती है। मान के चलिए 8:30 से पीएम से लेके 9 पीएम तक जो है बत्तियां बुझाई जाती है। मतलब 8:30 आधा घंटा भी बुताई, लेकिन बुताना है, मतलब 1 घंटा तक बुताने का नियम है। ठीक है भाई। यह ग्रीन ग्रुप वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, जिसे WWF बोलते हैं, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर से संबंधित है, द्वारा ये क्या किया जाता है? आयोजित किया जाता है, इसके द्वारा लागू किया जाता है। चलिए, किसके द्वारा? WWF द्वारा। भारत में जो है क्योटो प्रोटोकॉल की द्वितीय प्रतिबंधता जो है अवधि पर अपनी सहमति कब प्रदान की, तो हम बताएंगे 8 अगस्त 2017 को की थी। IPCC तो होता है आई से इंटर गवर्नमेंटल, P से पैनल, ऑन C से क्लाइमेट और C से चेंज, याद रखिएगा। तो इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में IPCC बोलते हैं, कि पहली रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी, तो वर्ष 1990 में प्रकाशित हुई थी, 90 में। ठीक है। अगर पूछे अपने सभी वन्य जीवों की सूची तैयार करने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है, तो हम बताएंगे भारत। कौन सा है? भारत। भारत हमारा विश्व का पहला देश बना था जो कि वन्य जीव की सूची तैयार करने वाला हो गया था, तैयार किया था। भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई, तो वर्ष 2008 में हुआ था, 2008 में प्रकाशित किया गया था। कि जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय कार्य योजना कब प्रकाशित हुई, तो वर्ष 2008 में हुई। चलिए, अब हम चल रहे हैं ओजोन परत, क्षरण एवं प्रदूषण। एनसीईआरटी के तहत जो चैप्टर बन रहा है वो समाप्त हो जाएंगे। ठीक है। तो चलिए, पहला है ओजोन परत वायुमंडल के किस स्तर में स्थित होती है, बता सकते हैं, तो समताप मंडल में स्थित होता है। समताप मंडल को ही स्ट्रेटोस्फीयर बोला जाता है। तो स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में ज्यादातर दे देता है, क्वेश्चन में कभी कभी पूछ देता है कि ओजोन परत कहाँ पे होता है, किस वायुमंडल में होता है, तो हमको बोलना होगा समताप मंडल में होता है। नहीं तो कभी कभी समताप मंडल को हटा के स्ट्रेटोस्फीयर दे देता है, तो वहां पे होगा, क्योंकि समताप मंडल का ही नाम है स्ट्रेटोस्फीयर। ओजोन परत जो है पृथ्वी से कितनी ऊंचाई पर स्थित है, तो हम बताएंगे 20 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित होती है। 20 से 35 किलोमीटर होती है पृथ्वी से, याद रखिएगा। चलिए, अगर मैं बात करूं वर्ष 2005 की, वर्ष 2005 में तिब्बत पठार के ऊपर ओजोन जो है आभा मंडल, मतलब ओजोन हॉल, जिसे आभा मंडल बोलते हैं ना, उसे ओजोन हॉल बोलते हैं, की खोज किसने की, तो हम बताएंगे केंट मूर ने की थी। पूरा नाम JW केंट मूर नाम के व्यक्ति ने किया था, वैज्ञानिक ने किया था। देखिए, अंटार्कटिका के ऊपर जो है ओजोन छिद्र, मतलब ओजोन हॉल, होल कहिए, हॉल कर दीजिए, जो मन आपका, ओजोन छिद्र की खोज किसने की, बता सकते हैं, तो हम बताएंगे खोज करने वाले जो व्यक्ति हैं वो थे जोनाथन। क्या नाम है? जोनाथन सैंकलिन थे। ओके। एक और इनके साथ सहयोगी थे जिसे ब्रायन गार्डिनर बोला जाता है, गार्डिनर थे। तो ब्रायन गार्डिनर और जोनाथन सैंकलिन, ये दोनों जो हैं खोज किए थे किसका? ओजोन छिद्र का। कहाँ? अंटार्कटिका के ऊपर में बता रहे थे। चलिए, ये बात तो क्लियर। और अगर बात करें तो मॉन्ट्रियल बोलिए, हर शब्द में घुमा कर देता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। चलिए, ये पर्यावरण जो समस्या होता है उससे संबंधित बात कही गई है, और रोकने से भी है। ठीक है।
ओजोन परत को किस इकाई में मापा जाता है? तो हम बताएंगे डॉप्शन इकाई से संबंधित है। तो डॉप्शन इकाई से जो है इंपॉर्टेंट है, संबंधित है, याद रखिएगा। क्या? ओजोन परत। मतलब अगर आपसे पूछेगा कि ओजोन परत के क्षरण के लिए ओजोन, ठीक है, इसका कारण क्या है, कौन उत्तरदायी है, कौन सा गैस इसका उत्तरदायी है, तो हम बताएंगे 3-4 गैस है। जैसे सबसे पहला सवाल तो बनता है हेलोन। हेलोन 1211 ये हानिकारक गैस है। 1301 ये सब जो दोनों गैस है ये बहुत ही हानिकारक है, मतलब उत्तरदायी माना जाता है। एक तो नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुने होंगे, नाइट्रस ऑक्साइड का नाम सुने होंगे, ये है। CFC ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। CFC बताइए फुल फॉर्म इसका, प्लीज कमेंट कीजिएगा। हेलोजन का नाम सुने होंगे, आप जानते हैं। CFC क्लोरो, बताइए कमेंट कीजिएगा प्लीज, इससे ज्यादा मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ईजी है। हेलोजन ये हम जानते हैं, ये भी हमारे लिए गैस उत्तरदायी है। ट्राइक्लोरो एथिलीन ये भी जो है गैस उत्तरदायी है। तो ओजोन परत के क्षरण के लिए ये जो गैस है, याद रखिएगा, उत्तरदायी है। बहुत ही दिक्कत वाली बात है, उचित बात तो हम नहीं मानते हैं। चलिए, ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाते हैं। ओजोन अनुकूल पदार्थ, जिसे ओजोन फ्रेंडली सब्सटेंस, जिसे हम OFS बोलते हैं। O से ओजोन, F से फ्रेंडली ऐसे बोल दीजिए, और S से सब्सटेंस बोल दीजिए। मतलब ओजोन अनुकूल पदार्थ, अनुकूल है ना भाई, फ्रेंडली है, अनुकूल है, कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे पदार्थ जो ओजोन की परत को कम से कम हानि पहुंचाता है, तो वो तो फ्रेंड होगा ही, दोस्त होगा ही। भारत के श्रीनगर में ओजोन परत की मोटाई सर्वाधिक है। सोचिए, भारत के अगर श्रीनगर जाइएगा, तो जम्मू कश्मीर में जब श्रीनगर जाइएगा ना, वहां पे उसकी ओजोन परत की मोटाई अच्छी है, सर्वाधिक है, अच्छा बात है। त्रिवेंद्रम में सबसे कम है, त्रिवेंद्रम में यही उल्टा है, कम है। सितंबर से अक्टूबर माह, मतलब सितंबर से अक्टूबर महीने के मध्य ओजोन परत की मोटाई में जो है अधिक कमी आती है। तो सितंबर अक्टूबर तो और खतरनाक है, उस समय और मोटाई जो होती है वो कम हो जाती है, अधिक कम हो जाती है, ये भी समझ जाइए। तो हानिकारक तो है ही। चलिए, वायु में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार कितना होता है, बता सकते हैं? तो 5 माइक्रोन से कम होता है। तो 5 माइक्रोन से कम होगा। श्वसनीय, श्वास वाला सूक्ष्म कणों की अगर पूछे आकार, तो 5 माइक्रोन से कम होता है। और सुन लीजिए, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषण को क्या कहा जाता है? बताइए, अगर मानव जनित जो पर्यावरण प्रदूषण है उसे क्या कहेगा? जो मानव जनित है, मानव द्वारा होता है, ये डायरेक्ट सवाल है, तो उसे हम एंथ्रोपोजेनिक कहते हैं। एंथ्रोपोजेनिक कह दीजिए, याद रखिएगा। जैव नवीकरणीय रहित प्रदूषक पर्यावरण में किस प्रकार प्रवेश करते हैं? तो मानव जनित प्रदूषण के कारण करते हैं, और ये हम जानते हैं कौन सा प्रदूषण है, एंथ्रोपोजेनिक है। यही तो है, क्योंकि मानव जनित ही होगा ना ये सब प्रदूषक। वे वायु प्रदूषक जो प्रदूषक स्रोत से सीधे वायु में मिलते हैं क्या कहलाते हैं? तो प्राथमिक प्रदूषक ही कहलाएंगे ना, प्राइमरी पॉल्यूटेंट कहलाएंगे, प्राइमरी प्रदूषक कहलाएंगे, प्राइमरी पॉल्यूशन कहलाएगा, याद रखिएगा। ऐसे वायु प्रदूषक जो प्राथमिक वायु प्रदूषकों तथा साधारण वातावरणीय पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ये द्वितीयक वायु प्रदूषक कहलाते हैं। तो हेनरी बुशॉन और फैब्री ने मिलकर ओजोन परत की खोज की थी, ओजोन लेयर की खोज की थी। परॉक्सी एसिटिल नाइट्रेट, जिसे हम शॉर्ट में PAN बोलते हैं। P से परॉक्सी, A से एसिटिली और N से नाइट्रेट। ओजोन तथा स्मॉग किस प्रकार के प्रदूषक हैं? तो ये सब द्वितीय प्रदूषक हैं। ओजोन हो गया, स्मॉग हो गया, ठीक है, ये सब जो है द्वितीय प्रदूषक के रूप में आते हैं। अगर मैं बात करूं कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन की अपेक्षा अधिक शीघ्रता से रक्त के हीमोग्लोबिन में घुल जाता है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है। क्लियर हो गए? चलिए और बात कर लेते हैं। जब अकार्बनिक पोषक जैसे फास्फेट तथा नाइट्रेट घुलकर जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में आ जाते हैं,
तो ये जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में किस घटना में वृद्धि करते हैं? तो हम बताएंगे सुपोषण में करते हैं। पोषण को ही इंग्लिश में कहा जाता है यूट्रोफिकेशन। क्या बोलते हैं? यूट्रोफिकेशन कहा जाता है। बस इतना ही जान लीजिए। वाहनों में पेट्रोल के दहन के परिणाम स्वरूप से कौन सी धातु वायु को प्रदूषित करती है? तो हम बताएंगे लेड। अगर मैं बात करूं ऐसे प्रदूषक जो सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया की बात हो रही है, के द्वारा समय के साथ प्राकृतिक में सरल हानि रहित तत्वों में विघटित कर दिए जाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो जैव विघटित प्रदूषक कहलाएगा करते हैं। अम्ल वर्षा की अगर बात करें तो जिसे हम एसिड रेन बोलते हैं, के लिए कौन सी गैस जो है उत्तरदायी है? तो नाइट्रेट्स ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड दोनों जो है, तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है नाइट्रेट ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड बताया जाता है। ये दो गैस है। अम्ल वर्षा से जो है मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है? मृदा मतलब मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मृदा पर पीएच मान कम हो जाता है। तो मृदा का, मिट्टी का पीएच मान क्या होगा? कम हो जाएगा। एस्बेस्टस फाइबर से युक्त वातावरण में अधिक समय तक रहने से, मान लीजिए इस फाइबर के वातावरण में आप रहिएगा तो कौन सा रोग हो जाता है? तो हम बताएंगे इसी के नाम से हो जाएगा। क्या होगा? एस्बेस्टोसिस हो जाएगा। एस्बेस्टोसिस नाम का एक रोग हो जाता है। जैव क्या होता है? उपचारण। जैव उपचारण बताइए से क्या तात्पर्य है? तो हम बताएंगे कि जैव मन होता है वायु, ठीक है, और रीमेंटेशन से क्या तात्पर्य है? तो जीवों द्वारा पर्यावरण से विषाक्ता पदार्थ को निष्कासन करना। विषाक्ता मतलब जहरीले पदार्थ को निकालना। सुनिए, रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? प्रशीतक के रूप में भरी जाने वाली गैसों का क्या होता है? मेफ्रॉन ब्रांड नाम के अंतर्गत किया जाता है। यह सामान्यतः हैलोनिक हाइड्रोकार्बन होते हैं। बड़े षड्यंत्रों में अमोनिया, जिसे NH3 बोलते हैं शॉर्ट में, भी प्रशीतक के रूप में प्रयोग होता है। प्रशीतक एक तरह से फंक्शन, प्रशीतक वही होते हैं। अब देखिए जैव उपचार बोलिए, जैव उपचारण बोल दीजिए, एक ही है, जिसे हम बायो रेमेडिएशन बोलते हैं। यदि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्र में किया जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे हम जैव उपचार ही कहेंगे। मतलब इन स्यूट, याद रखिएगा, इन स्यूट बायो रेमेडिएशन कहेंगे। स्वयं होता है, स्थानीय जैव उपचार, ठीक है। यदि प्रदूषित पदार्थ को किसी अन्य स्थान पर ले जाकर, ठीक है, ले जाकर उसका जैव उपचार किया जाए, मतलब बायो रेमेडिएशन किया जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? तो इसे वाह स्थानीय जैव उपचार कहेंगे। मतलब XC2 वायो रेमेडिएशन कहेंगे। तो इन C2 वायो रेमेडिएशन, C2 ऐसे याद करने के लिए बोल रहा हूं, C2 तो क्या बोलेगा? वायो रेमेडिएशन बोलेंगे। और एक्स लग जाएगा, मतलब एक्स माने बाहर, लाइफ से बाहर हो जाता है ना, एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स फ्रेंड, एक्स वाइफ, तो बाहर निकल गई लाइफ से, तो एक्स लग गया, तो बाहर स्थान पे ये प्रक्रिया आप कर सकते हैं। आप दूसरे पे ट्राई कर सकते हैं। सॉरी जोकिंग, सीरियस ना लेंगे। चलिए, अगर मैं बात करूं प्रदूषकों को जड़ों व पत्तियों में जो है संग्रहित कर जो है जैव उपचार करना क्या कहलाता है? तो उसे फाइटो निष्कर्षण कहलाता है। निष्कर्षण कहलाएगा, फाइटो एक्सट्रैक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक्सट्रैक्शन कहलाएगा। अब बात करते हैं, इसी में है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है ओजोन का ही। देखिए, चेरनोबिल जो कि यूक्रेन से संबंधित है, ठीक है। चेरनोबिल में स्थित परमाणु केंद्र में नाभिकीय दुर्घटना कब हुई थी? बताइए। तो चेरनोबिल एक जगह है जो कि यूक्रेन में पड़ता है, ठीक है, या आप इसे यूक्रेन का क्षेत्र में बोल सकते हैं, में स्थित एक परमाणु केंद्र था जिसमें नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। तो कब हुई थी? तो 26 अप्रैल 1986 को हुई थी। 1986 को ये जो है परमाणु जो है नाभिकीय दुर्घटना हुई थी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहाँ हुई थी? यूक्रेन में। यूक्रेन की कौन सी जगह पे? चेरनोबिल में। चेरनोबिल बोल दीजिए। अब एक तरफ चलिए प्रदूषक की बात करते हैं, एक तरफ चलते हैं
दुष्प्रभाव की बात करते हैं। अब प्रदूषक फैलेगा तो दुष्प्रभाव तो होगा ही। देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड एक तरह से प्रदूषक है ना? पॉल्यूटेड है ना जी, प्रदूषक है, पॉल्यूशन है ये। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है क्या करता है, श्वसन संबंधी रोग उत्पन्न कर सकता है। ये हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है होता है तो सांस लेने में दिक्कत होती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर मान लीजिए ये प्रदूषक के रूप में काम करेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड अगर हो गया तो ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र संबंधी समस्याएं उत्पन्न करते हैं। अब केंद्र का जो हमारा तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित करेगा, स्नायु कह दीजिए, तंत्रिका तंत्र कह दीजिए, मानसिक रूप से कहीं तनाव बना देता है। धूलकण जो है, धूलकण प्रदूषक ही है। धूलकण जो कि यकृत, वृक्क को क्षति पहुंचाती है। धूलकण क्या है, लीवर को प्रभावित करेगा। यकृत मतलब लीवर और वृक्क मतलब किडनी, किडनी को प्रभावित करेगा। तो ये होते हैं। और सीसा सबसे जबरदस्त प्रदूषक है। सीसा मतलब लेड, लेड प्रभावित करता है कैंसर, याद रखिएगा, कैंसर होने की संभावना होती है। अब थोड़े हम फास्ट कोशिश करते हैं। देखिए, भारत की कौन सी नदी जो है अपने प्रदूषकों के कारण जैविक मरुस्थल कहलाती है? तो दामोदर नदी ही जैविक मरुस्थल के रूप में कहलाती है, क्योंकि ये झारखंड और पश्चिम बंगाल का क्षेत्र में आपको मिलेगा दामोदर नदी। ठीक है। अगर मैं बात करूं पेयजल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, बच्चों में कौन सी रोग हो जाती है? अगर जो पेयजल मतलब पीने वाला जल, पीने वाला जल में अगर नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, ठीक है, नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? तो ब्लू बेबी सिंड्रोम की बीमारी हो जाती है बच्चों में। तो याद रखिए, बच्चों में जब हो जाता है, जब पीने वाला में नाइट्रेट मिल जाता है। तो उसे हम तोड़ेंगे, मिथेनो अलग कर दीजिएगा, ग्लोबो अलग कर दीजिएगा, निमिया कर दीजिएगा। तो हो गया ना, मिथनो ग्लोबो निमिया नाम का एक बीमारी हो जाता है अगर पीने वाला जल में नाइट्रेट की मात्रा अधिक हो जाए, तो बच्चों में हो जाती है बीमारी। अगर पूछे एक सिगरेट के धुएं में कौन से प्रदूषक पाए जाते हैं, तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड पाए जाते हैं, बेंजीन पाए जाते हैं। अगर पूछे ग्रीन मफलर किस पर्यावरणीय समस्या से संबंधित है, तो हम बताएंगे ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। अगर ग्रीन मफलर आ जाए तो ध्वनि प्रदूषण बता देना है। अधूरे प्रज्वलन के कारण कार में या कार से कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड ही तो निकलती है। अगर अधूरे प्रज्वलन से मतलब मान लीजिए धुआं, जैसे साइलेंसर होते हैं, साइलेंसर मान लीजिए फट जाता है तो धुआं निकलता है ना, तो उससे क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलते हैं, ऐसे बोल दीजिएगा। पॉलीथीन समझाने के लिए बोल रहा हूँ, और भी अलग अलग साइंस में जब पढ़ाऊंगा तो वो अलग है। तो पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट क्यों नहीं किया जाता है, तो हम बताएंगे पॉलीमर से निर्मित होने के कारण इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। पॉलीथीन को प्लास्टिक जिसे बोलते हैं, पॉलीथीन बोलते हैं। भोपाल गैस त्रस्ती जो हुआ था ना भोपाल में गैस त्रस्ती, तो भोपाल गैस त्रस्ती में जो है यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से, ठीक है, यूनियन कार्बाइड नाम का एक फैक्ट्री बना था वहां पे, कहाँ, भोपाल में, और उसी में गैस को जो है रिसाव हो गया था। तो किस गैस का रिसाव हुआ था, तो हम बताएंगे मिथाइल आइसोसाइनाइड का हो गया था, जिसे MIC बोलते हैं, माइक बोलते हैं। ठीक है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड जो है रिसाव हो गया था, निकलने लगा था, बहुत लोग इससे मरे थे। इस पे फिल्म भी बनी है। नरेटस का प्रयोग जो है किस लिए किया जाता है, तो कूड़े कचरे को जलाने के लिए किया जाता है। भारत में जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था, तो वर्ष 1974 में किया गया था, 1974 में किया गया था। क्या किया गया था, तो भारत में जल प्रदूषण जो है निवारण किया गया, नियंत्रण अधिनियम लाया गया था। चलिए, अगर बात करें कौन सा ईंधन जो है न्यूनतम वायु प्रदूषण करता है, तो वो हाइड्रोजन जो है वो बहुत ही कम आपको प्रदूषण दिखेगा, वायु प्रदूषण करेगा, न्यूनतम करेगा। अगर पूछे सुपरसोनिक जेट विमानों से निकलने वाली कौन सी गैस जो है ओजोन परत को क्षति पहुंचाती है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है बहुत ही क्षति पहुंचाती है। ऊपर से सुपरसोनिक जेट विमान जो होते हैं ना, उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है जो कि क्षति पहुंचाता है। पार्थेनियम, ठीक है, पार्थेनियम जिसे हम गाजर घास बोलते हैं, के पराग कणु से कौन सा रोग होता है, तो चर्म रोग एवं दमा होता है। अगर बात करें लाइकेंस, ठीक है, क्या बोलेगा, लाइकेंस किस प्रकार के प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक होते हैं, तो वायु प्रदूषण के सबसे अच्छे संकेतक माने जाते हैं लाइकेंस। नाभिकीय ऊर्जा के उपयोग से किस प्रकार का प्रदूषण होता है, बताइएगा किस प्रकार का प्रदूषण होता है, तो उसमें ये प्रदूषण होगा, थर्मल पॉल्यूशन होगा नाभिकीय ऊर्जा से। अगर पूछे
इटाई इटाई रोग जो है किस धातु के कारण होता है? तो हम बताएंगे कैडमियम के कारण होता है। सीसा रहित पेट्रोल में उचित ऑक्टेन मान मतलब ऑक्टेन वैल्यू प्राप्त करने के लिए क्या जो है मिलाया जाता है? बताइए। तो हम बताएंगे बेंजीन मिलाया जाता है, टेलियून मिलाया जाता है, टालियून बोलते हैं, और जाइलिन मिलाया जाता है। ठीक है, ये तीनों मिलाए जाते हैं। अगर आपसे पूछे कि बेंजीन के कारण कौन सा जो है रोग होने की संभावना होती है, तो हम बताएंगे रक्त कैंसर होने की संभावना होती है। चलिए, ये भी बात है। अगर मैं बात करूं सिलिकोसिस तथा एस्बेस्टोसिस नामक रोग किस प्रकार के धूलकण से होते हैं? तो हम बताएंगे सिलिका एस्बेस्टस युक्त धूलकण से होते हैं, होने की संभावना होती है। एस्बेस्टस हो गए, ये सब जो हैं युक्त, जितने भी युक्त धूलकण हैं उससे होते हैं। इसमें अगर धूलकण है तो भूमिगत जल को प्रदूषित करने वाले प्रमुख प्रदूषक तत्व जो हैं कौन से हैं? तो हम बताएंगे आर्सेनिक हैं और फ्लोराइड हैं। ये दोनों होते हैं, याद रखिएगा, आर्सेनिक, फ्लोराइड। कोयला उद्योग में जो है संलग्न व्यक्तियों को जो है समानता कौन सा रोग होता है जो कोयला का काम करते हैं? तो आप जानते हैं उन्हें न्यूमोकोनियोसिस हो जाता है। तो न्यूमोकोनियोसिस जो है बीमारी हो जाते हैं, याद रखिएगा, ये सब रोग हो जाता है कोयला उद्योग में जो काम करते हैं। तो याद ये रखना है कि इसे हम तोड़ कर पढ़ेंगे कि कोयला उद्योग में अगर आप मान लीजिए काम कर रहे हैं या कोई भी काम कर रहा है तो उसमें बीमारी होने की संभावना क्या होती है? लगभग नहीं होता है, मतलब जो अंदर काम कर रहा है, जो मृत ले रहा है, तो उसमें होने की बीमारी का कारण क्या है? न्यूमोकोनियोसिस नाम का बीमारी हो जाता है। अगर पूछे कि भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में जो है किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो फॉस्फेट की पाई जाती है। अपमार्जक समझे, डिटर्जेंट को बोला जाता है ना? डिटर्जेंट हम लोग नहीं बोलते हैं, हर साबुन हो या कुछ भी हो उसमें डिटर्जेंट का इस्तेमाल करते हैं, डिटर्जेंट बोलते हैं उसी को। किस धातु में जो है संलग्न लोगों में जो है विसिनोसिस रोग से ग्रस्त हो जाने का जोखिम रहता है? तो कपड़ा उद्योग में, कपड़ा उद्योग का जो कंपनी काम कर रहे हैं उसमें जो है बीमारी होने की संभावना रहता है। उस बीमारी का नाम है विसिनोसिस, याद रखिएगा। कोयला उद्योग के लिए न्यूमोकोनियोसिस, याद रखिएगा। जल में कार्बनिक यौगिक का मापन सामान्यतः किस पद्धति से किया जाता है? तो हम बताएंगे क्रोमैटोग्राफी से किया जाता है। तो क्रोमैटोग्राफी से क्या होता है, इस पद्धति से क्या होगा? इससे जल में कार्बनिक यौगिक का मापन किया जाता है। अगर पूछे ब्लैक फुट नामक रोग जो है किस कारण होता है? तो पेयजल में आर्सेनिया की अधिकता के कारण हो जाता है। अगर पीने वाला जो जल में अगर आर्सेनिया का अगर मात्रा बढ़ जाए तो ब्लैक फुट होने की संभावना होती है। अगर पूछे कि किस पादप को जलीय विषाक्तता पदार्थ के अवशोषक के रूप में जाना जाता है? तो जल कुंभी के कारण जाना जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, तो इससे आगे बढ़ते हैं। हाँ, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तो जानते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के फलस्वरूप जल में होने वाली परिवर्तन का मापन कैसे किया जाता है? तो रेडियो सक्रिय फॉर्मिंग के द्वारा किया जाता है। जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नामक जो है रोग किस प्रकार के विकिरण के प्रति संवेदनशील व्यक्तियों को होता है? तो वो परावैंगनी विकिरण के कारण हो जाता है। कौन सा नामक रोग होता है? तो जीरोडर्मा पिगमेंटोसम नाम का एक रोग हो जाता है। चलिए और देख लीजिए, यहाँ पे आप देखते हैं वायु प्रदूषक से होने वाले या प्रभावित जो अंग होते हैं, जैसे एस्बेस्टस। ठीक है, एस्बेस्टस धूल से क्या होता है? फेफड़ा को प्रभावित करता है। इसे पढ़ा जाता है, एस अलग कर दीजिए, वेस्टस बोला जाता है। एस्बेस्टस धूल से क्या होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। ये वायु प्रदूषक नाम है। सीसा वायु प्रदूषक है जो कि मस्तिष्क को प्रभावित करता है। ठीक है, पारा क्या है? उदर, पेट को प्रभावित करता है। ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब वायु प्रदूषक है जो कि रक्त वाहिका को जो है प्रभावित करता है। तो रक्त वाहिका को बचाना पड़ता है, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे बच के रहना चाहिए। जब पर्यावरणीय संस्थाएं एवं संगठन है, ये हम आगे पढ़ लेते हैं उद्देश्य से। तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम जिसे यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम बोलते हैं, इसकी स्थापना जो है 1972 में हुई थी और सदस्य इसके 193 थे।
ठीक है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट का। और इसका मुख्यालय अगर पूछे तो केन्या बताइएगा, और केन्या में कहाँ? नैरोबी। नैरोबी जो है इसका मुख्यालय है किसका? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय कार्यक्रम का, जो कि वर्ष 1972 है। इसका उद्देश्य पूछे तो उद्देश्य यही था कि ये जो पर्यावरण आया था, प्रोग्राम आया था, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट जो आया था, इसका था कि वैश्विक रूप से या क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय पर्यावरण परिस्थितियों एवं प्रवृत्तियों, मतलब कंडीशन एंड टर्म का आकलन करने एवं राष्ट्रीय पर्यावरणीय उपकरण, एनवायरनमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको विकसित करने के लिए ये लाया गया था, ये उद्देश्य बनाया गया था। चलिए, अगर पूछे स्थापना तो बस ये ज़्यादा है। अगर पूछे कि मान लीजिए इंटरनेशनल यूनियन फॉर जो है कंजर्वेशन ऑफ नेचर, जिसे हम IUCN बोलते हैं। I से इंटरनेशनल, U से यूनियन, फॉर C से कंजर्वेशन और N से नेचर। तो याद रखिएगा, ये इसकी अगर स्थापना की बात करेंगे तो अक्टूबर 1948 में किया गया था। और ये इसके अगर मुख्यालय पूछे, हेडक्वार्टर, तो हम बताएंगे स्विट्जरलैंड में। स्विट्जरलैंड में कहाँ मुख्यालय है इसका? तो हम बताएंगे ग्लाइंड में इसका मुख्यालय है। और इसके सदस्य पूछे तो 1300 सदस्य हैं, इसके मेंबर हैं, ठीक है, 1300 मेंबर है किसके? IUCN का। अगर पूछे कि इसका उद्देश्य क्या था भाई लाने का, तो यही कि यह प्राकृतिक संरक्षण तथा प्राकृतिक संसाधनों के सतत उपयोग के क्षेत्र में कार्य करता है, इसके लिए, ठीक है, सस्टेनेबल यूज के क्षेत्र के लिए लाया गया है, कार्य के लिए लाया गया है। अगर मान लीजिए वन्य पादप एवं जंतु को संकट रूप से या संकटपन प्रजातियों के व्यापार पर अंतर्राष्ट्रीय अधिसमय या वाशिंगटन कन्वेंशन जो है, या बस घुमा फिरा छोड़िए, वाशिंगटन जो है कन्वेंशन, इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1973 में बताएगा, 1973 में, मुख्यालय जिनेवा और जगह स्विट्जरलैंड में। और सदस्य पूछे तो 183 सदस्य थे। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य यही था कि वन्य जीवों एवं पादपों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उनकी उत्तरजीविता के लिए संकट उत्पन्न न करना। वन्य जंतुओं के प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय ये जो है लाया गया, ये संस्था है। वन्य जंतु की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय, इसकी स्थापना अगर पूछे तो 1979 में हुआ था। 1979 में हुआ था। इसके सदस्य हैं 313 हैं, याद रखिएगा। मुख्यालय पूछे तो जर्मनी के बॉन में है, याद रखेंगे। और इसका उद्देश्य कुछ ज़्यादा नहीं था, यही था कि अभिसमय प्रवासी पशु पक्षी जो होते हैं उसके संरक्षण करिए और वैश्विक मंच मतलब ग्लोबल फॉर्म प्रदान करना है, ग्लोबल रूप से ध्यान रखना होगा। अगर पूछे कि विश्व वन्यजीव कोष जिसे वर्ल्ड वाइड फंड बोलते हैं फॉर नेचर WWF की स्थापना अगर पूछे कब हुआ था तो 1961 में हुआ था, याद रखिएगा। और इसके सदस्य पूछे तो 100 बता देना है। और अगर पूछे कि WWF का मुख्यालय कहाँ है तो स्विट्जरलैंड के ग्लांड में है, याद रखना है। इसका उद्देश्य क्या था? तो यह पर्यावरणीय संरक्षण के लिए आया था, एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए आया था, रिसर्च के लिए आया था और इसे पुनर्स्थापना के लिए लाया गया था, रिस्टोरेशन के लिए लाया गया था। बस इसका ही उद्देश्य था कि फिर से करना है। देखिए वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, जिसे वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल मतलब पक्षियों के लिए, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1922 में हुआ था। और सदस्य कितने हैं तो 121 सदस्य थे किसके? वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का, ठीक है। इसका मुख्यालय पूछे कि वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल का तो हम बताएंगे यूके के कौन से जगह पे मुख्यालय है तो कैम्ब्रिज, याद रखिए कैम्ब्रिज में। इसका उद्देश्य क्या था? तो उद्देश्य कुछ नहीं है, यह पक्षियों एवं उनके आवासों का संरक्षण करके वैश्विक जैव विविधता मतलब ग्लोबल बायोडायवर्सिटी का संरक्षण करना, बस इतना ही है और कुछ नहीं था। और भी देखिए तो यहाँ पे देखिए आया है कि वर्ल्ड इंस्टीट्यूट जो है इसकी स्थापना पूछे तो 1974 बताइएगा, मुख्यालय पूछे तो वाशिंगटन डीसी बता दीजिएगा। इसके सदस्य की बात नहीं कही गई है। इसका उद्देश्य यही है कि पौष्टिक भोजन एवं नवीकरणीय ऊर्जा तक सार्वभौमिक पहुंचाना या सुनिश्चित करना, मतलब सभी को समान रूप से पौष्टिक भोजन दीजिए नवीकरणीय के लिए। ये वर्ल्ड इंस्टीट्यूट के तहत किया गया था जो कि 1974 में आया था, वाशिंगटन डीसी इसके मुख्यालय। ग्रीन पीस आया था, संगठन हुआ था, इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। मुख्यालय पूछे ग्रीन पीस का तो हम बताएंगे नीदरलैंड में कहाँ पे? एम्स्टर्डम में हुआ था। मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यह वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों जैसे जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय, अनुवांशिक, यांत्रिक, ये सब पर ध्यान केंद्रित करना था, बस और कुछ नहीं। और भी बात करें
तो देखिए वेटलैंड इंटरनेशनल की बात करें तो वेटलैंड इंटरनेशनल की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1996 में हुआ था, 1996 में हुआ था। इसका मुख्यालय पूछे नीदरलैंड नीजन में हुआ था, वेज नीजन में हुआ था, याद रखिएगा, जो कि नीदरलैंड में पड़ता है और इसका नाम ही है वेटलैंड्स इंटरनेशनल। इसका उद्देश्य था कि आर्द्र भूमि के संरक्षण को रोकना है एवं नष्ट आर्द्र भूमि को पुनः से पूर्वावस्था में लाना है, नहीं तो हम लोग के लिए ही हानि था। अगर बात करें और तो देखिए रॉटरडम कन्वेंशन, रॉटरडम कन्वेंशन जो है ये बताइए क्या है? तो रॉटरडम कन्वेंशन जो है एक संगठन है जो कि पर्यावरण से संबंधित है। इसकी स्थापना जो हुई थी 1998 में हुआ था और इसका सदस्य जो है 157 है, ठीक है? और इसका मुख्यालय पूछे तो रॉटरडम में ही है और याद रखिए नीदरलैंड में पड़ता है ये जगह है। चलिए इसका उद्देश्य और कुछ नहीं था, इसका उद्देश्य है कि मानव स्वास्थ्य एवं पर्यावरण को हानिकारक प्रभाव से सुरक्षा करना है, बस ज़्यादा नहीं ध्यान देना है और अंतर्राष्ट्रीय रूप से इसे बढ़ाना है। अगर बात करें स्टॉकहोम सम्मेलन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण से संबंधित है। इसके सदस्य जो है 152 ही हैं, ठीक है, 152 हैं। इसका वर्ष पूछे तो 2001 में इसका जो है शुरुआत हुआ था। मुख्यालय जो है स्टॉकहोम में ही है जो कि स्वीडन में पड़ता है। इसका उद्देश्य ये है कि अनवरत जैविक प्रदूषकों, ठीक है, के प्रयोग को समाप्त करना है, मतलब फालतू चीज़ को जो है रोकना है, उस पे प्रतिबंध लगाना है, उस पे ध्यान देना है।